Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.rodais.com. और अगर आप PGV बैच ज्वाइन करना चाहते हैं then you can contact on these numbers. और माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए you can check it on Flipkart and Amazon. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेचर को ही कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सबसे पहले हम देखेंगे समनिंग. समनिंग क्या होता है कि जो गवर्नर है वो टाइम टू टाइम समन भेज सकता है हर हाउस को स्टेट लेजिस्लेचर के मिलने के लिए. यहाँ पे जब भी कोई सेशन स्टार्ट करना होता है तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो हर हाउस को समन भेजता है सेशन स्टार्ट करने के लिए. और हर 2 सेशन में यहाँ पे जो है मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होता है, यानी कि 6 मंथ के बाद जो है यहाँ पे उनको सेशन करना पड़ेगा. और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उनको कम से कम साल में 2 बार तो सेशन करना ही पड़ता है. तो नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट. एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो काम है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इन अ सिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, की एक फिक्स टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे कि या तो कुछ घंटों के लिए या कुछ डेज के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए. बट अगर एडजॉर्नमेंट सिनेडाई हो तो यहाँ पे उसको जब टर्मिनेट किया जाता है उस सिटिंग को तो वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है. यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बताया नहीं जाता है कि ये कितने टाइम के लिए एडजॉर्नमेंट रहेगी. सो नेक्स्ट आता है प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन में क्या होगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे या चेयरमैन या फिर स्पीकर डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड. कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे कि उसको क्या करेंगे, एडजर्न सिनेडाई डिक्लेयर कर देंगे. और उसके कुछ दिनों बाद ही जो गवर्नर है नोटिफिकेशन भेज देंगे प्रोरोगेशन के लिए कि अब जो हाउस है वो प्रोरोग हो रहा है, कि यहाँ पे जो है हाउसेस के सेशंस कंप्लीट हो रहे हैं. सो नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस है, यहाँ पे उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. बट जो असेंबली है वो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है क्योंकि वो परमानेंट हाउस नहीं है. तो जो डिसोल्यूशन होती है वो क्या करती है कि हाउस की लाइफ ही ख़त्म कर देती है, यानी कि उसके बाद जो है वो हाउस कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसके लिए फिर से इलेक्शंस करनी पड़ेंगी. और जो यहाँ पे न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जनरल इलेक्शंस के थ्रू. सो नेक्स्ट आती है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली. कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी तो जो बिल पड़े होंगे वो कौन से बिल लैप्स होंगे, कौन से नहीं होंगे. फर्स्ट है कि बिल पेंडिंग इन द असेंबली. अगर जो बिल असेंबली में पेंडिंग पड़े हैं वो लैप्स हो जाएंगे. ऐसे बिल जो असेंबली ने पास कर दिए हैं बट पेंडिंग इन द काउंसिल, जो काउंसिल में पेंडिंग है वो भी लैप्स हो जाएंगे. और बिल पेंडिंग इन द काउंसिल, जो बिल काउंसिल में पेंडिंग है बट उसको असेंबली के द्वारा भी पास नहीं किया गया है, वो बिल लैप्स नहीं होंगे. सो नेक्स्ट है कि जिस बिल को असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया यूनिकैमरल स्टेट्स में और या फिर दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया इन बाईकैमरल स्टेट्स में, बट उसको अभी गवर्नर की एसेंट नहीं मिली है या फिर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा गया है, तो वो बिल भी लैप्स नहीं होंगे. सो नेक्स्ट आता है बिल पास्ड बाय द असेंबली. यूनिकैमरल स्टेट्स में अगर उस बिल को असेंबली ने पास कर दिया था और बाईकैमरल स्टेट्स में अगर उस बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया था बट उसको प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, तो वो बिल भी जो है वो लैप्स नहीं होगा. सो अब हम देखेंगे क्वरम. क्वरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर द हाउस कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस. ये किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सेशन को करने के लिए कितने जो मिनिमम मेंबर्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्वरम. कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, 1/10 ऑफ द मेंबर. जितने टोटल मेंबर्स है उनका 1/10 अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है वो सेशन चल जाएगा. अगर क्वरम प्रेजेंट नहीं है तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो हाउस को एडजर्न कर देंगे या फिर मीटिंग को ही सस्पेंड कर देंगे. नेक्स्ट आता है वोटिंग इन द हाउस. वोटिंग इन द हाउस में क्या होगा कि ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस आर डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. यहाँ पे जो कोई भी मेंबर्स होगा, कितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कितने मेंबर्स के द्वारा वोट की गई है, उस पर डिपेंड करेगा. तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की वोट को नहीं ऐड किया जाएगा. एंड ओनली अ फ्यू मैटर्स, कुछ ही ऐसे मैटर्स होंगे लाइक द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द असेंबली,
रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड सो ऑन, जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोट नहीं करेंगे। अगर वोटिंग में टाई होता है तो उस केस में ही वो कास्टिंग वोट देंगे अपनी। सो नेक्स्ट आता है लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हिंदी, इंग्लिश या फिर उस स्टेट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये भी परमिट कर दिया था मेंबर को भी अपनी मदर टंग में हाउस में एड्रेस कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल्स। तो इसमें क्या है, इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ हाउसेस, every ministers and the advocate general of the state have the right to speak and take part in proceedings। कि हाउसेस के मेंबर्स के अलावा जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एडवोकेट जनरल्स हैं स्टेट के, वो हाउसेस की में बोल सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसकी कमेटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पे उनका नाम होगा, बट वो वोटिंग नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में कि ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि किसी एक हाउस में बिल को ओरिजिनेट किया जाएगा किसी भी मिनिस्टर के द्वारा, और बिल को पास करने के लिए 3 स्टेजेस होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। सो जैसे ही आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, जिस हाउस में बिल को ओरिजिनेट किया गया, अगर उस हाउस में बिल पास होने के बाद उस बिल को सेकेंड हाउस के पास भेज दिया जाएगा उनकी कंसिडरेशन के लिए और पैसेज के लिए। और a bill is deemed to have been passed by the state legislature only when the both house has been agreed। यानी कि जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों हैं, वहाँ पे अगर दोनों हाउसेस जिस टाइम पे बिल को पास कर देंगे तो वहाँ पे बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास किया हुआ मान लिया जाएगा। तो नेक्स्ट है बिल इन द सेकेंड हाउस। जैसे ही फर्स्ट हाउस में बिल पास हुआ उसको सेकेंड हाउस के पास भेज दिया जाएगा और सेकेंड हाउस के पास भी सेम 3 स्टेजेस होंगी। और व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस टाइम पे बिल असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया और अब उसको काउंसिल के पास भेज दिया गया है, तो यहाँ पे काउंसिल के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट इज कि वो बिल पास कर दे जो असेंबली ने भेजा है, या फिर वो बिल में अमेंडमेंट्स करने के लिए बोले और उसको बिल को रिटर्न कर दे असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर वो बिल को रिजेक्ट ही कर दे, या फिर वो उसके लिए कोई भी एक्शंस ना ले और बिल को पेंडिंग पड़ा रहने दे। तो यहाँ पे अगर जो काउंसिल है वो अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, तो यहाँ पे जो असेंबली है उस अमेंडमेंट्स को अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो बिल पास हो जाएगा और उसको गवर्नर की एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा। बट अगर असेंबली उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है और काउंसिल की रिजेक्ट द बिल और कीप इट पेंडिंग, या फिर काउंसिल जो है वो बिल को 3 महीने के लिए ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहने देते हैं, तो यहाँ पे असेंबली में पास द सेम बिल अगेन एंड ट्रांसमिट टू द काउंसिल। यहाँ पे जो असेंबली वो फिर से इस बिल को पास करके असेंबली के काउंसिल के पास भेज देगी। अगर काउंसिल जो है वो फिर से इस बिल को रिजेक्ट कर दे, पास द बिल विद अमेंडमेंट नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली एंड डू नॉट पास द बिल विद इन द 1 month, देन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस। यहाँ पे अगर जो काउंसिल है उसको फिर से रिजेक्ट कर दे या फिर उसको फिर से पेंडिंग पड़ा रहने दे, तो जो असेंबली है उसको ऐसे ही बिल को पास कर देगी। यहाँ पे उसको दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया हुआ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एसेंट ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर के पास भी 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट, वो बिल को एसेंट दे सकते हैं, या फिर अपनी एसेंट्स को विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। अगर तो गवर्नर बिल को अपनी एसेंट दे दें तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। अगर विदहोल्ड कर ले तो वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर गवर्नर ने बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज दिया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होगी, या तो वो एसेंट दे दें अपना बिल को तो बिल एक्ट बन जाएगा, या फिर अपनी एसेंट ना दें तो बिल खत्म हो जाएगा, या फिर उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। और जो हाउस है हैज़ टू रिकंसिडर इट विद इन द 6 month। यहाँ पे जो बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है उसको 6 month के अंदर अंदर हाउस को रिकंसिडर करना होगा। और अगर फिर से बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उस पर ये ऑब्लिगेटरी नहीं होगा कि उसको बिल को अपनी एसेंट देनी ही है। तो नेक्स्ट आता है मनी बिल। मनी बिल के लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर जो है सिर्फ असेंबली में ही ओरिजिनेट होता है, यानी कि असेंबली में ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, काउंसिल में नहीं होगा। और इसको स्टार्ट करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है गवर्नर की,
और यहाँ पे जो बिल है वो सिर्फ मिनिस्टर्स ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द असेंबली, जैसे ही बिल जो है मनी बिल असेंबली के द्वारा पास किया जाएगा तो उसको काउंसिल के पास भेज दिया जाएगा कंसिडरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो काउंसिल है कैन नॉट रिजेक्ट एंड अमेंड द बिल, यहाँ पे वो बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है। इट कैन मेक रिकमेंडेशंस, यहाँ पे वो रिकमेंडेशंस दे सकती हैं और उनको 14 दिन के अंदर अंदर जो बिल है उसको वापस भेजना होगा। और अगर वो बिल रिटर्न नहीं करते हैं तो यहाँ पे बिल को दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया हुआ मान लिया जाएगा। और गवर्नर कैन गिव हिज एसेंट, विदहोल्ड एसेंट और रिजर्व द बिल, यहाँ पे जो गवर्नर है वो अपनी एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं या फिर उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं, बट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव एसेंट, जो प्रेसिडेंट है वो अपनी चाहे एसेंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, बट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। सो नेक्स्ट आती है पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोजीशन है उसको हम दो एंगल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट इक्वल टू द असेंबली, सेकंड इज अनइक्वल टू द असेंबली। तो फर्स्ट है इक्वल विद असेंबली, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स है पास करने की और इंट्रोडक्शन करने की दोनों के पास पावर है। और इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस पे कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो बिल है वो असेंबली में प्रिवेल किया जाएगा। एंड अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस, जो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया गया उसको अप्रूव करने की पावर भी दोनों के पास है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, कैग एक्सेट्रा। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज करना हो तो उसकी भी पावर दोनों के पास ही है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अनइक्वल विद द असेंबली। सबसे पहला आता है मनी बिल, क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की पावर जो है वो सिर्फ असेंबली के पास है, काउंसिल के पास नहीं है। और यहाँ पे जो काउंसिल है वो मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना ही उसको अमेंड कर सकती है, सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है। और इस बिल को जो है उसको 14 दिन के अंदर अंदर असेंबली को वापस भी भेजना होता है, अदरवाइज अगर नहीं वो वापस करते अदरवाइज इस बिल को पास मान लिया जाता है। और जो असेंबली है वो चाहें तो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती हैं, वो चाहें तो उनको रिजेक्ट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल पावर है मनी बिल के बारे में डिसाइड करने के लिए वो सारी जो है वो स्पीकर के पास होती है। और जो फाइनल पावर है ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी बिल्स लाइज विद द असेंबली, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल को पास करने की फाइनल पावर भी असेंबली के पास ही होती है। और काउंसिल कैन नॉट वोट अपॉन द स्टेट बजट, जो स्टेट बजट है उसके उस पर काउंसिल वोट नहीं कर सकती, वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। और काउंसिल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल विच ओरिजिनेट इन एंड इज पास्ड बाय द काउंसिल इज रिजेक्ट, अगर वो ऑर्डिनरी बिल जिसको काउंसिल में ओरिजिनेट किया गया यानी कि काउंसिल में स्टार्ट किया गया और उसको काउंसिल ने पास कर दिया और अगर उस बिल को असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल डेड माना जाएगा। और यहाँ पे जो काउंसिल है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में और राज्यसभा के मेंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सी प्रिविलेजेस होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्रिविलेजेस होती क्या है स्टेट लेजिस्लेचर की। प्रिविलेजेस क्या होती हैं? आर द सम ऑफ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एग्जाम्पशंस एंजॉयड बाय द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो राइट्स इम्यूनिटीज जो हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एंजॉय की जाती हैं, उनके मेंबर्स के द्वारा, उनकी कमेटीज के द्वारा, उनको क्या बोला जाता है? प्रिविलेजेस। दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर, ये ज़रूरी होती हैं किसके लिए? ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे और उनकी इफेक्टिवनेस बनी रहे उनके कामों में। जो प्रिविलेजेस हैं स्टेट की उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज दोज दैट आर एंजॉयड बाय द ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कलेक्टिवली, कि वो प्रिविलेजेस दोनों हाउसेस कलेक्टिवली एंजॉय करते हैं और वो जो मेंबर्स के द्वारा इंडिविजुअली एंजॉय की जाती है। फर्स्ट आती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिविलेजेस बिलोंगिंग टू द ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कलेक्टिवली आर, कौन सी होती है कि जो कलेक्टिवली होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फर्स्ट है कि इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, कि यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं और किसी और को अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करने से प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। एंड इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स, वो अपनी प्रोसीडिंग्स से स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं और सीक्रेट सिटिंग्स भी होल्ड कर सकते हैं। एंड इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए वो रूल्स भी बना सकते हैं। अगर कोई मेंबर या फिर कोई आउटसाइडर उनकी प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। एंड इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, अगर उनके मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है, डिटेंशन की जाती है, इम्प्रिजनमेंट या फिर रिलीज किया जाता है, उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन इनको दी जाती है।
तो यहाँ पे कोर्ट कैन प्रोहिबिट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और कमेटी, जितनी भी हाउस एंड कमेटी की प्रोसीडिंग्स होगी उसमें कोर्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। एंड कोई भी पर्सन उस जो है आइदर मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और ना ही उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसेस चलाया जाता है जिस टाइम पे जो हाउस है वो अपने सेशन में हो बिना किसी परमिशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को सेशन के टाइम पे या फिर सेशन के 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एंड दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है मेंबर्स के पास। उन्होंने जो भी कुछ कहा है उस चीज़ के लिए वो कोर्ट लाइएबल नहीं होते हैं, यानी कि उनको कोर्ट के लिए नहीं लाया जा सकता। एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरी सर्विस, यानी कि ज्यूरी सर्विस से उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है। वो एविडेंस देने से या फिर विटनेस के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं जिस टाइम पे जो सेशन है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके सेशंस चल रहे हों, तो उस टाइम पे वो कोर्ट को मना कर सकते हैं किसी भी केस के लिए एविडेंस देने से या फिर किसी भी केस में एज अ विटनेस अपीयर होने से। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।